हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टेशनरी सॉल्यूशन चैनल के आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले ईपीएफओ के लेटेस्ट सर्कुलर के बारे में, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक पीएफ मेंबर है या अगर आप एचआर, अगर आप पीएफ की कंप्लायंसेस देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, जो सर्कुलर आए दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपको पता अगर आप एक से ज़्यादा कंपनी में काम करते हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मल्टीपल अकाउंट से रिलेटेड है। अगर आप कंप्लायंस फॉलो करते हो तो ये कौन कौन सी कंप्लायंस है जो आपको टाइम से फॉलो करनी है। अगर नहीं फॉलो करोगे तो आपको भी प्रॉब्लम आएगी, और साथ साथ में नोटिस आने के साथ जितने भी आपके पीएफ मेंबर है उनके क्लेम है वो प्रोसेस नहीं हो पाएंगे। उनका ट्रांसफर अगर अप्लाई करेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर वो फाइनल सेटलमेंट निकालते हैं तो वो नहीं होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है अगर ये प्रोसेस आपने टाइम से फॉलो नहीं की थी। तो पूरा इस वीडियो में एंड तक हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो तक अंत तक बने रहे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका इसमें कुछ भी ₹1 भी नहीं लगना, लेकिन हमारा आपका एक सब्सक्राइब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सर्कुलर के माध्यम से। तो दोस्तों, अगर आपको सर्कुलर चाहिए तो सर्कुलर हमने ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमने अपलोड कर दिया, वहाँ से आप जाकर डाउनलोडिंग कर सकते हैं, या आप हमारे लिंक्डइन पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी ये अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला सर्कुलर है, डेट है 29 जनवरी 2023। तो इसका रिगार्डिंग सब्जेक्ट दिया इन्होंने, रेगुलेशन ईपीएस इंटेलिमेंट ऑफ मेंबर हैविंग मल्टीपल अकाउंट्स मेंबर्स रिगार्डिंग। तो ये सर्कुलर इन्होंने रेफरेंस दिया 30 नवंबर 1998 का, एक अटैचमेंट का रेफरेंस किया। अगर ये सर्कुलर मिलेगा तो मैं आपको जरूर करूँगा, लेकिन साथ में इन्होंने अटैचमेंट नहीं किया। तो सबसे इन्होंने जो पॉइंट इसमें फर्स्ट दिया नहीं, डायरेक्ट उन्होंने सेकंड पॉइंट रखा, अकॉर्डिंगली व्हेन ईपीएस मेंबर के पास अगर मल्टीपल अकाउंट है, मतलब मल्टीपल अकाउंट तब होते हैं जब आप एक कंपनी से छोड़ के दूसरी कंपनी आप ज्वाइन कर दो। तो अगर आप यूएन में जाके अपनी सर्विस हिस्ट्री देखोगे तो आपके पास मल्टीपल पीएफ नंबर मिलेंगे। तो अगर उनके पास हैं तो उनको जो अगर ईपीएस रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, ये मल्टीपल आपको ये जो नीचे 3 पॉइंट दिए गए ये उनको फॉलो करने पड़ेंगे, जो भी आरओ एसआरओ ऑफिसर्स है। सबसे पहले लिखा पेंशन फ्रॉम ईच एस्टेब्लिशमेंट हैज टू बी वर्क आउट एट द डेट ऑफ एग्जिट ऑन द एक्चुअल बेसिस पे। जो ईपीएस का कैलकुलेशन होगा वो एक्चुअल डेट ऑफ एग्जिट पे होना चाहिए जो उसकी मेंशन होती है। तो ये ध्यान रखना कि कोई गलत डेट ऑफ एग्जिट ना अपडेट करें। एम्प्लॉयर अगर आप एक मेंबर है तो भी अपना सेल्फ अपडेट करते हैं तो वो करेक्ट ही डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करे। जो आपकी पेंशन कैलकुलेट होगी वो उसी के बेसिस पे एक्चुअल पे कैलकुलेट होगी। सेकंड इन्होंने लिखा है पेंशन पेबल फ्रॉम ऑल एस्टेब्लिशमेंट सेल बी एग्रीगेटेड प्रोवाइडेड द एग्रीगेट ऑफ पेंशनेबल सैलरीज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सेल नॉट एक्सिस्ट वेजेस सीलिंग and it is excess wage ceiling is contribution received on such excess salary shall be divided to the PF account। दोस्तों, अभी बहुत सारी जो लोग हैं उनकी दिक्कत हो रही क्या होती है कि जब आप एक पहली कंपनी में काम करते हो तो आपकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपये से कम रहती है। जब आप दूसरी, और वो पैसा आप निकाल लेते हो तो जब दूसरी कंपनी में ज्वाइन होते हो, और दूसरी जो कंपनी में आप जैसे ज्वाइन करते हो वहाँ पे आपकी बेसिक हो जाती है 15,000 से ज़्यादा। उस केस में क्या होता है कि आपका पेंशन का पैसा कट जाता है, जो एज पर एक्ट के अकॉर्डिंग आपका पेंशन का पैसा नहीं कटना चाहिए, क्योंकि आपकी बेसिक सैलरी इज मोर देन 15,000। जिस वजह से अभी बहुत सारे ट्रांसफर क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं, और एडवांस अप्लाई करते हैं, आप फाइनल सेटलमेंट करते हो तो भी वो रिजेक्ट हो जाते हैं। रीज़न यही होता है कि आप एज पर एक्ट पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो इन्होंने यही मेंशन किया। अगर सेकंड पॉइंट में अगर आपने जो क्राइटेरिया था वो अगर आप फॉलो नहीं करते, जो भी आपका पेंशन का अमाउंट है वो पीएफ ऑफिस को पीएफ में डाइवर्ट करना पड़ेगा, वो ट्रांसफर करना पड़ेगा ईपीएस अमाउंट को। थर्ड इन्होंने लिखा पॉइंट दिया कि द मिनिमम पेंशन क्राइटेरिया विल बी अप्लाइड टू एग्रीगेट पेंशन ओनली ऑन द टोटल पेंशन अमाउंट पे। तो जो ओनली जो कैलकुलेट होगा वो टोटल मिनिमम पेंशन अमाउंट पे होगा, और जो पेंशन अमाउंट दिया उसी के अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट है, तो ये ध्यान रखें जितने भी अगर आप पेंशन मेंबर है या नहीं है। फिर नेक्स्ट जो तीसरा पॉइंट है जिस वजह से बहुत सारी गलतियां होती है, तीसरा चौथा वो हम इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक मेंबर है, अगर आप एक एचआर है, तो इस पर मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो भी बनाए थे जब स्टार्टिंग में जब यूएन के अंदर नया अपडेट आए थे। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके आप आराम से देख सकते हैं। थर्ड इन्होंने पॉइंट रखा है कि जब भी आप एक कंपनी में ज्वाइन करते हैं और आपकी जो वेजिंग सीलिंग है वो 15,000 रुपये से अधिक नहीं है, तब आप पेंशन के मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होते हो। तो आरओ वेयर द अदर एस्टेब्लिशमेंट इज कवर्ड सेल बी रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर द टोटल कंट्रीब्यूशन इनटू ईपीएस सेल बी नॉट एक्सिस्ट कंट्रीब्यूशन पेबल ऑन वेजिंग सीलिंग ऑफ 15,000। तो आरओ उसमें देखेगा, रीजनल आरओ का मतलब रीजनल ऑफिस, जो भी आपका लगता है वो आपका चेक करेगा कि कंट्रीब्यूशन है जो पेंशन का वो 15,000 रुपये से अधिक पेबल ना हो। अगर वो पेबल होता है तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा आपका रीजनल ऑफिस। तो आपको नोटिस आ सकते हैं अगर आप गलत ईसीआर फाइल कर सकते हो। तो ध्यान रहे, शायद अभी लेटेस्ट आपको ईमेल नोटिस आ रहे हैं रिगार्डिंग आपका एग्जिट के रिगार्डिंग। थोड़े दिनों में आपको इसके रिगार्डिंग भी आपको ईमेल नोटिस आना स्टार्ट हो सकता है। जितने भी एम्प्लॉयर ध्यान रखें, अगर आप
पीएफ मेंबर है, जब भी आप एक नई कंपनी में ज्वाइन होते हो तो आपको फॉर्म 11 दिया जाता है, उसमें आपको मेंशन होता है कि आप पहले पेंशन मेंबर थे या पीएफ मेंबर। तो वो अपनी पासबुक देख के चेक कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो उसी पे डिस्कस करते हैं कि जो एक पीएफ मेंबर होता है उसे पता नहीं चलता कि मैं पेंशन मेंबर था या नहीं था, कितना भी पेंशन कटती थी, कितना बेसिक था, वो पूरा हम डिस्कस करेंगे जिस वजह से वो गलतियाँ ना हो। तो आप कॉमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ऐसा वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, या और टॉपिक भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट यही है जो हम बार बार हम इस वीडियो में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। फोर्थ पॉइंट आता है कि फर्दर इट शैल बी इंश्योर्ड दैट विथ इफेक्टिव 1 सितंबर 2014 इफ द वेजेस सिंगल एस्टेब्लिशमेंट एक्सीड 15,000, तो उस केस में जो अगर आप 15,000 से ज़्यादा अगर आप जमा करते हो और वो 1/9 के बाद में ज्वाइन होता है तो उस केस में वो पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं होता। और जो पूरा पैसा है 24%, 12 एम्प्लॉय और 12 एम्प्लॉय, वो पूरा पीएफ अकाउंट में ही जमा होगा, ना कि पेंशन अमाउंट, क्योंकि वो एज पर एक्ट जो सर्कुलर आया था 1/9 को उसके अकॉर्डिंग वो एलिजिबल नहीं होते। तो ये ध्यान रखना। तो ये इसमें जो गलतियाँ होती हैं वो इसमें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ज्वाइन करते हैं 1/9 के बाद में उसकी बेसिक सैलरी मोर देन 15,000 है तो उस केस में आपको पेंशन मेंबर नहीं बनाना है। अगर आप पहले से आप कंपनी में ज्वाइन करते हो और अगर आप एक पीएफ मेंबर हो तो बताते नहीं हो तो उस वजह से आपका गलती से पेंशन कट जाएगा और जिस वजह से आपका पूरा ट्रांसफर भी नहीं होगा, पैसा भी निकल पूरा पैसा फंस जाएगा, जिस वजह से एम्प्लॉयर भी परेशान होता है और पीएफ मेंबर भी परेशान होता है। तो ये ध्यान रखें। फिर आता है कि फिफ्थ पॉइंट इन्होंने दिया, द अबव इंस्ट्रक्शंस शैल बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ ऑल सच एस्टेब्लिशमेंट वेयर द सच इंसिडेंट ऑफ मल्टीपल मेंबर्स इज मोर बाय कंसर्न आरओज सो दैट द फर्स्ट इंस्टेंस इट शैल बी द एम्प्लॉयर सबमिट करेक्ट ईसीआर। तो अगर इसमें आरओज की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, आरओ कोई भी गाइड करे, नोटिस करे या इसके बारे में आपको अवेयरनेस फैलाए, नोटिफिकेशन शेयर किए, एग्जाम्पल के साथ आपको बताए, तो अगर वो एम्प्लॉयर ईसीआर फाइल करने से, गलती करने से बचे तो वो करेक्ट ही ईसीआर फाइल करे। तो ऑलरेडी जितने भी एक्सपर्ट हैं इसके रिगार्डिंग तो वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बता देंगे कि आपको ऐसे ईसीआर फाइल करनी है, ये एलिजिबल है। लगभग सभी अगर आप काम करते हो तो आपको पता है कि इसके लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फिर भी आप ध्यान रखें कि करेक्ट ईसीआर ही फाइल करें, गलत पेंशन का जमा ना करें, या अगर जमा कर रहे हैं तो उसको करेक्ट करें, और करेक्ट कराना आपको पता है कितना डिफिकल्ट होता है। फिर आता आपका एज इन द अदर केस द पेंशन शैल बी कैलकुलेटेड एंड पीपीओ शैल बी इश्यू बाय द आरओ फ्रॉम द वेदर द फाइनली एग्जिट ईपीएस 1995। सिमिलरली इफ देयर आर 2 overlapping membership the RO where the member joined subsequently shall be responsible to comply instruction as a para 3। तो यही है कि अगर आपने ऑलरेडी मल्टीपल अकाउंट में हो तो वो ट्रांसफ़र नहीं हो तो ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा, और उसके अंदर जो para 3 है वो फॉलो करेगा। उसके पहले चेक करेगा कि वो पेंशन का मेंबर था या नहीं था, और नेक्स्ट कंपनी ने उसका पेंशन काटा नहीं काटा। अगर दोनों में पेंशन काटा है तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, अदरवाइज पहली कंपनी ने पेंशन का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं काटा और सेकंड वाली कंपनी ने पैसा पेंशन का काट रखा तो वो फिर क्लेम आपका रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आपको करेक्शन के लिए रिवाइज देगा। तो बहुत सारे जो पीएफ के ट्रांसफर क्लेम है वो रिजेक्ट हो रहे हैं। तो ऑलरेडी मैंने 2-3 सेटलमेंट करवाए और 2-3 केस ऐसे ही अभी चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लगातार 1, 2, 3, 4, 5 कंपनियां चेंज कर दी और उन्होंने पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं किया, जिस वजह से उनकी सर्विस ओवरलैपिंग हो रही है। तो पीएफ ऑफिस को पता नहीं चल रहा कि कौन सा मेंबर कब पेंशन का मेंबर बना था, कब नहीं है, जिस वजह से वो बार बार रिजेक्ट कर रहे हैं। और रीज़न ये होता है कि आपकी जो बेसिक सैलरी थी मोर देन 15,000 थी, जिस वजह से आपका पेंशन नहीं कटना चाहिए था और आपने काट रखा है। तो ये बार बार की वजह गलतियों की वजह से आपका पेंशन कटता है। इसमें गलती एम्प्लॉय की भी होती है और एम्प्लॉयर की भी होती है, दोनों की गलती वजह से दोनों परेशान होते। तो ये फर्स्ट सर्कुलर के बारे में, नेक्स्ट सर्कुलर हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। अदर एनी कंसल्टेंसी के लिए हमारे दिए गए मेल आईडी के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिस वजह से हम आपको प्रोवाइड करेंगे स्पेशल